हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं 9th 10th 11th और 12th की वीडियो अपलोड करता हूं और जिसमें से जो हमारा नया आज का चैप्टर है उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और यह चैप्टर हम इसी लेक्चर में पूरा कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले मैंने पढ़ाया हुआ है पॉलिनोमियल बहुपद पढ़ाया हुआ है, तो वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रैखिक समीकरण जो ये नाम आ रहा है तो इसके बारे में मैंने बहुपद में आपको समझाया हुआ है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो जाके ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट में जाइए, वीडियो दी हुई है। एक ही लेक्चर है, एक ही लेक्चर में मैंने पूरा बहुपद पढ़ाया हुआ है, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब क्वेश्चन बताए हुए हैं, तो आप जाकर देख लीजिए। उसके बाद फिर जो हम आज इसका द एंड करेंगे लास्ट तक, तो वो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी जितनी भी वीडियो आती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, क्योंकि मैंने बहुपद में पढ़ाया हुआ है तो मैं आपको थोड़ा सा बहुपद में डिस्कस कर लूँ कि इसमें होता क्या है, रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हमें रैखिक समीकरण जानना है, लीनियर इक्वेशन जानना है, उसके बाद हम जानेंगे कि दो चर वाले कैसे हो गए। तो देखिए लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण का मतलब ये होता है कि जिसमें x की जो सबसे बड़ी पावर हो वो 1 होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, अब इसके बाद ये तो पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन में x की जो पावर होनी चाहिए वो सबसे बड़ी 1 होनी चाहिए। तो ये x हो गया मान लो, फिर ये b हो गया, तो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, बहुपद हो गया। ये लीनियर इक्वेशन होता है। लेकिन अगर दो चर वाले कह दिए तो इसमें चर का मतलब क्या होता है, मतलब वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जिसमें दो चर होने चाहिए। दो चर का मतलब है कि जैसे एक x है तो एक और वेरिएबल होना चाहिए। तो मान लीजिए ये ax प्लस बी वाई, ठीक है, एंड प्लस का c एक कांस्टेंट हो गया और ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया किसका, x कॉमा वाई का। क्लियर है। तो ये x कॉमा वाई का एक पॉलिनोमियल हो गया और ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। कहने का मतलब है कि लीनियर इक्वेशन है। क्लियर है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि इसका मतलब क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो टू वेरिएबल्स हैं वो देखिए, इसमें एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है, मतलब चर। हिंदी में इसको चर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको वेरिएबल बोलते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई। क्योंकि मैं देखिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को लेके चल रहा हूँ और दोनों के जो बोर्ड पेपर होते हैं दोनों में NCERT यूज होती है। इस वजह से यहाँ पर NCERT हो या तो फिर कोई भी राइटर हो, लेकिन अगर पॉलिनोमियल के टाइप, अगर मान लो कि जैसे पॉलिनोमियल है, ठीक है, या रैखिक समीकरण है, तो जो मैं रैखिक समीकरण इसमें बताऊंगा वही हर बुक की रैखिक समीकरण है, कोई अलग नहीं है। तो सिर्फ आप फोकस कीजिए कि समझना है दो चर वाले समीकरण के कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कितने टाइप से क्वेश्चन किए जाते हैं, वो सब चीज़ें आपको जानना जरूरी है। बाकी मैं किस बुक से पढ़ाऊँ, NCERT से पढ़ाऊँ कि किससे पढ़ाऊँ, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। बस आपको सीखने से मतलब है, ठीक है। अगर आप सीख गए तो फिर चाहे कोई भी बोर्ड का हो, सब बोर्ड आपके लिए बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात होती है कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है इसकी परिभाषा क्या हो। तो देखिए मैंने अभी जो बताया परिभाषा कि वह समीकरण, वह इक्वेशन या वह पॉलिनोमियल जिसके जो चर की घात या वेरिएबल की जो पावर हो वो कितनी होनी चाहिए, सबसे बड़ी पावर 1 होनी चाहिए, उसे ही हम क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं। और दो चर वाले हैं तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि वह व्यंजक या वह पॉलिनोमियल या वह बहुपद, ठीक है, वह पॉलिनोमियल या वह बहुपद जिसमें दो वेरिएबल हों उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए
इतना तो हो गया। अब इसके बाद इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि इसको डिनोट किससे करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि इसको डिनोट करते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि इसको डिनोट करते हैं ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी, ठीक है, इज इक्वल टू पी एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका दो चर वाला बहुपद है या रैखिक समीकरण है, और इसमें x और y के जो पावर हैं वो 1 है। तो इतनी सी बात हो गई। अब यहां पर लिखा क्या है कि a और b, आपके जो a हैं और b हैं, ठीक है, और c है, ये आपके क्या हैं, ये आपके रियल नंबर हैं, मतलब वास्तविक संख्याएं, वास्तविक नंबर, यस वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहां पर ए बी सी आपके वास्तविक रियल नंबर होने चाहिए, क्लियर है, और यहां पर जो ए है और बी है ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये ए और बी 0 हो गया तो फिर तो ये कोई वेरिएबल नहीं बचेंगे, जब वेरिएबल ही नहीं बचेंगे तो फिर तो ये इक्वेशन ही नहीं रहेगा। इस वजह से ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, अब इतनी सी बात हो गई। इतनी सी बात करने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि यहां पर हम सीखेंगे कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, तो अगर उसके दो युग्म, ठीक है, अगर दो युग्म निकाल लें, मतलब कि दो चर वाले रैखिक समीकरण की युग्म निकाल लें, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है, जोड़ा, ठीक है, ट्विंस। अगर हम इनके ट्विंस निकालें या जोड़ा निकालें तो वो कैसे होंगे, तो आप लिख सकते हैं, हेडिंग डालेंगे कि दो चर दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। इंग्लिश में भी लिखिएगा आप, ठीक है, जो इंग्लिश वाले हैं, कि इंग्लिश में क्या लिखना है, ठीक तो है, ठीक है, चलो आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिएगा, ठीक है, बोर्ड फिर कम पड़ जाएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण योग आपको सीखना है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसमें कि मान लीजिए कि एक ये है युग्म a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0, ये आपका इक्वेशन हो गया। ठीक है, एंड a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। मैं 0 क्यों ले रहा हूं, इस वजह से मैंने ये 0 ले लिया है क्योंकि ये क्या है आपके, ये एक समीकरण है, इक्वेशन है, और इक्वेशन इक्वल टू 0 निकालेंगे तभी हम x और y की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, ओके। अब इसके बाद ये करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखना है कि a1 b1 c1 क्लियर, एंड a2 b2 c2। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब क्या हैं, ये आपके रियल नंबर हैं। ठीक है, रियल नंबर जानते हो ना, अगर नहीं जानते हो तो मैंने पढ़ाया हुआ है, रियल नंबर के बारे में भी पढ़ाया हुआ है, जिसमें से उसमें वो मैंने नंबर सिस्टम बोल दिया था, तो नंबर सिस्टम के अंदर मैंने ये रियल नंबर सब कुछ बताया हुआ है, तो वो सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। अब इसके बाद अगर ये युग्म हो गए, क्लियर है, तो अब इससे बनेंगे हमारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको बस इतना करने के बाद अब यहां से हम सीधे मेन पॉइंट पर आते हैं जो हमें सीखना है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर आप सीखेंगे क्या, पहले आप हेडिंग डाल लीजिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म
हल करने की विधि। ओके, है ना। यहां पर लिखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हल करने की विधि, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले इतने भी ना हो, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले इतने भी तो कमज़ोर होंगे नहीं कि भाई उनको हिंदी का कुछ पता ही नहीं है ना। तो आप समझ सकते हो, क्लियर है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हल करने की विधि में क्या होगा कि यहाँ पर हम दो विधियाँ यूज करते हैं। कौन कौन सी यूज करते हैं? दो विधियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर दो विधि कौन कौन सी होती है? तो देखिए यहाँ पर पहली होती है हमारी आलेखन विधि, ठीक है, आलेखन विधि, क्लियर है। या आलेखीय विधि बोल सकते हैं, आलेखन नहीं, आलेखन में फिर वो आलेखीय विधि। और दूसरा क्या होता है? पहला तो ये हो गया, दूसरा होता है बीजीय विधि। बीजीय विधि, अब ये भाई साहब आलेखीय विधि और बीजीय विधि क्या होते हैं? तो इंग्लिश वाले लिखेंगे ग्राफिकल मेथड। ठीक है, और यहां पर लिखेंगे आप ज्योमेट्रिक मेथड। क्लियर है? ज्योमेट्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड। ज्योमेट्रिक एलजेब्रिक होगा यहाँ पर, एलजेब्रिक मेथड। एलजेब्रिक मेथड, क्लियर है। तो यहाँ पर जो आलेखीय विधि होती है और बीजीय विधि होती है, एलजेब्रिक मेथड और हमारा ग्राफिकल मेथड, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे आलेखीय विधि को। आलेखीय विधि के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आलेखीय विधि को समझेंगे, मतलब ग्राफिकल मेथड को समझेंगे कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा है। फिर उसके बाद हम बीजीय विधि को पढ़ेंगे। बस यहाँ से फिर हमारा द एंड हो जाता है चैप्टर का। लेकिन ये जब पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो समय लेंगी, तो आसान नहीं है कि आप सोचें कि भाई आलेखीय विधि का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सॉल्व हो जाएगा, और बीजीय विधि का एक क्वेश्चन। इसमें भी टाइप्स हैं, ठीक है, मैं यहीं पे टाइप्स बता देता हूँ। देखिए आलेखीय विधि में क्या होता है कि इसमें 3 टाइप्स होते हैं, क्लियर है। 3 तरह के, 1 सेकेंड रुकिएगा। तो यहाँ पर आप समझ गए कि ये आलेखीय विधि क्या होती है कि इसमें हम 3 तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? एक होता है आपका इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं। पहला प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब ये रेखाएं कहाँ से आ गया, है ना, ये चीज भी क्वेश्चन होता है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है, रैखिक समीकरण, तो इसमें क्या होता है कि जो मैंने अभी इक्वेशन बताया ना, ये ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू 0, तो ये एक लाइन है आपकी, लाइन, रेखा, ठीक है। तो एक रेखा ये है। अब यहाँ पर युग्म की बात हुई है, तो यहाँ पर कितनी रेखाएं हो गई थी? 2 रेखाएं हो गई थी, हुई थी कि नहीं हुई थी? हुई थी। तो यहां पर एक रेखा ये हो गई, ठीक है। इसलिए मैंने बताया कि ग्राफिकल मेथड में कैसे हम सॉल्व करेंगे। ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ बनाएंगे, है ना,
फिर ग्राफ बनाने के बाद उसमें हम मैच करेंगे, पॉइंट से मैच करेंगे तो फिर एक लाइन बनेगी। तो वही लाइन क्या होगी, यही लाइन्स होंगी दोनों। तो मान लीजिए कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दो लाइन हो गई। अब दोनों लाइन अगर ग्राफ में है तो तीन तरीके से ही ग्राफ बनाया जाता है। कौन कौन सा? एक होगा कि लाइन आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं का मतलब होता है कि एक लाइन दूसरे लाइन से क्या होगी, कट करेगी इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से एक लाइन दूसरे लाइन से कट करेगी, ठीक है, ये चीज हो गया। दूसरा क्या होता है इसमें, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं आपने पढ़ा भी होगा, है ना, छोटे में। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, इसमें क्या होगी कि ये रेखा एक दूसरे के ऐसे समांतर हो सकती हैं, ठीक है, इस तरीके से। एक होती है संपाती रेखाएं। अब ये संपाती रेखाएं क्या हैं, ये भी तो देखिए, समांतर रेखाएं का मतलब है कि इक्वल लाइंस होंगी। प्रतिच्छेदी का मतलब है बाइसेक्ट लाइंस होंगी, है ना, बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। संपाती रेखाएं क्या होती हैं, ये रेखाएं एक दूसरे के अंदर ही मैच कर जाते हैं, ऐसे कहने का मतलब ये, ठीक है। मतलब एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ये रेखा एक दूसरे से क्या हो गई, दोनों एक ही पॉइंट पर हैं दोनों रेखाएं। क्लियर है? तो संपाती रेखाएं भी हो गई। तो तीन तरह की यहाँ पे ग्राफिकल मेथड में तीन तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए क्वेश्चन में कि इसका जो आंसर होगा वो आंसर प्रतिच्छेदी रेखाएं में होगा कि समांतर रेखाएं में होगा कि संपाती रेखाएं में होगा। कहने का मतलब है कि ऐसे दो क्वेश्चन दे देंगे, A1 B1 C1 क्या होंगे, एक ये आपके वास्तविक रियल नंबर हैं, तो यहाँ पर रियल नंबर हो सकते हैं कोई भी। उसके बाद ग्राफ बनेगा तो कहीं इस तरीके से कट करेगा एक दूसरे से, कहीं ये इस तरीके से कट करेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर से भी हो जाए। मतलब कि इनमें क्या होता है कि इसके पॉइंट्स और इसके पॉइंट, दोनों के पॉइंट्स क्या होते हैं, सेम पॉइंट्स सेम लाइन पर हो जाते हैं। तो वो सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन में ही समझ में आने वाली हैं। अभी क्या है कि इसको सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको इसका। क्लियर है? अब इसके बाद आता है बीजीय विधि, एल्जेब्रिक विधि। एल्जेब्रिक विधि में भी क्या होता है, तीन तरीके से इसको भी सॉल्व किया जाता है, ठीक है। इसमें भी तीन तरीके से सॉल्व करते हैं, तीन मेथड होते हैं। देखिए पहला मेथड क्या होता है इसमें, ये भी तीन तरीके से होता है, ठीक है। ये अब इसमें पहला जो विधि होता है ये होता है आपका यहाँ पर सबसे पहला विलोपन, सॉरी प्रतिस्थापन फिर विलोपन। क्लियर है? इसमें ये होगा प्रतिस्थापन, ठीक है, विधि, प्रतिस्थापन विधि। इंग्लिश में बोलें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा हो जाता है आपका विलोपन, और तीसरा क्या हो जाता है इसमें, वज्र गुणन विधि। इसमें विलोपन का है एलिमिनेटिंग मेथड। क्लियर है? और वज्र गुणन में है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये आप लिख पाएंगे। क्लियर है? तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब हम आलेखीय विधि को पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम एल्जेब्रिक मेथड को देखेंगे, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए।
अब इसके बाद हम यहाँ पर ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड, ठीक है, आलेखी विधि। तो इसमें इसको समझने के लिए अब हमें लेना पड़ेगा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के माध्यम से फिर हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, वो प्रश्न समांतर लाइन निकाल रहा है कि समपाती निकाल रहा है कि प्रतिच्छेदी बाइसेक्ट निकाल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, एक ये। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन जो आएगा वो इस प्रकार से इक्वेशन आएगी। इस प्रकार से इक्वेशन आने के बाद अब हमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले इसमें हमें बनानी पड़ती है, इसमें बनाना क्या है, आप एक काम करो, इसमें x को एक साइड रख लो, ठीक है, एंड यहाँ पर इक्वल टू इसको उस साइड ले आओ, तो ये प्लस का 2y हो गया, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब ये हो गया, अब क्या करना है, आपको एक सारणी बनाना है, आपको एक इंडेक्स बनाना है। ऐसे आपने एक इंडेक्स बना लिया, ठीक है। इंडेक्स में क्या करना है कि एक साइड लेना है x, एक साइड लेना है y, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको इस तरीके से 1 2 3 कॉलम बना लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको 0 से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है, 0 से। 0 से जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो कहेंगे कि अगर मैं यहाँ पर 0 होता x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 0 होती तो y की वैल्यू क्या होता। एक सेकेंड, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमें y की वैल्यू रखनी है ना, तो इसको ले लेते हैं, ठीक है। दूसरे वाले को ले, पहले वाले y इज इक्वल टू 4 माइनस का 2x। हाँ, अब सही है। अगर x की वैल्यू 0 रखते तो ये तो 0 हो जाता, तो y की वैल्यू कितनी होती, 4 होती। ऐसे हमें मानना पड़ेगा खुद से, कॉमन सेंस लगा के। इसमें से ना तो कोई आपको कॉन्सेप्ट है ना कोई फॉर्मूला, ये आपको खुद से इस तरीके से करना है कि सबसे पहले आपको 0 मानना है, ठीक है। हर क्वेश्चन में 0 मानना है, ठीक है। 0 माना कि x की वैल्यू अगर 0 है तो फिर y की वैल्यू 4 आ रही है। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 माइनस 2 आ रही है। x की वैल्यू अगर 2 होती तो 2 2 जा 4, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 माइनस 4, तो ये कितना हो जाता, 0। तो ये हो गया हमारा। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पर एक इंडेक्स और बनाना है, ठीक है। एक इंडेक्स और बना लिया हमने, इसमें भी इस तरीके से करना है। यहां पर क्या करना है, इस तरीके से। अब यहां x की जगह y लेना है और y की जगह x लेना है, ठीक। अब कहना है कि अगर y की वैल्यू 0 होती, कहां पर, अब y की वैल्यू 0 करने के लिए इसको कर लो, x इज इक्वल टू 7 प्लस 2y, ठीक है, ये वाला। यहाँ y की वैल्यू निकालने के लिए ये किया है, x की वैल्यू निकालने के लिए ये किया। मतलब हमें यूज करना है दोनों इक्वेशन, ठीक है। पहले इक्वेशन में ये y की वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ पर इस तरीके से एक इंडेक्स बनाया। जब दूसरी वैल्यू निकालनी है तो x को ये दूसरे वाले इक्वेशन को लेना है, तो इस तरीके से। अब देखना है कि अगर y की वैल्यू 0 होती तो x की वैल्यू क्या आता, 7 आता। अगर अब y की वैल्यू 1 नहीं करनी है, ये गलती मत करेंगे आप। अब क्या करेंगे कि माइनस में लेंगे, ये प्लस में लिया है ना। अब हम कहेंगे कि अगर y की वैल्यू -1 होती, ठीक है, तो ये कितना हो जाता, माइनस का 2 हो जाता, 7 माइनस 2 5 होगा, ठीक है। फिर अगर y की वैल्यू -2 होता, तो -2 मतलब -4, तो 7 माइनस 4 3, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होती, 3 होती।
अब ये और ये दोनों इंडेक्स हमने बना लिए। ये चीज आपको भी करनी है। जो मैंने x की वैल्यू रखी है 0 1 2, तो देखिए यहां पर क्या होता है कि y की वैल्यू आपको 0 -1 -2 इस तरीके से मानना है, तो x की वैल्यू ये निकलेंगी और समझ में आगे होगा। अब इसको हम एक ग्राफ में एक्स वाई प्लेन में बनाएंगे। मुझे लगता है दिख नहीं रहा है। ठीक है, लाइन थोड़ा तिरछी है, कोई बात नहीं। एंड ये इस तरीके से आपको भी ग्राफ बनाना है। अब यहां पर आपको क्या लिखना है, ये आपका x एक्सेस हो गया, ये आपका y एक्सेस हो गया, मतलब y अक्ष और x अक्ष। ठीक है, ये हो गया। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर सबसे पहला वाला इंडेक्स देख, तो हम ये कह रहे थे कि यहाँ पर जैसे x की वैल्यू है 0 1 2 है, y की वैल्यू ये है, तो इसमें कैसे रखना है। ठीक है, तो देखिए जो भी x की वैल्यू 0 1 2 है तो इसको हम x एक्सेस में रखेंगे। अब जैसे ये x एक्सेस है हमारा, तो यहाँ पर जो ये पॉइंट होता है, ये वाला ये पॉइंट होता है 0, 0 पॉइंट, मतलब ये 0 होता है, ये आपका मूल बिंदु होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है कि जैसे ही यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो नंबर बढ़ते जाएंगे। अब हमें कितने नंबर तक लेके आना है, 0 है, 1 है, 2 है, 2 तक जरूरी है, इस वजह से हम क्या करेंगे 2 तक लेके आएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 0 हो गया, ओके, फिर 1 कहाँ होगा, मान लीजिए यहाँ पर, एंड 2 कहाँ होगा, यहाँ पर। इक्वल डिस्टेंस रखनी इनकी। ऐसे ही हम y के फॉर्म y में भी देखेंगे, और y में सबसे बड़ा नंबर क्या है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 7 है, हमको 7 तक लेके जाना पड़ेगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर जैसे 0 हो गया, फिर यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 4 कर लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया। क्लियर है, इसको यहाँ से हटा लेते हैं क्योंकि 7 नंबर तक चाहिए हमें। ठीक है, ये 7, तो यहाँ पर इनके हम वो लिख लेते हैं, ये हमारा 1, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ठीक है, x एक्सिस में सबसे इन दोनों में देखना है ना कि x की वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ तक है, 7 तक, तो 7 पॉइंट हमें चाहिए होंगे। अब यहाँ पर y की वैल्यू देखिए कहाँ तक सबसे बड़ी है 4 तक, प्लस में और माइनस में आपको -2 तक जाना है। तो y की वैल्यू प्लस में कहाँ होती है, यहाँ होती है, और माइनस में यहाँ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 तक लेके आना है, तो प्लस का ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, एंड ये 4 हो गया। क्लियर है। ऐसे ही y माइनस में जाना है, तो y माइनस में कहाँ तक जाना है, 2 तक, तो ये 1 हो गया, एंड ये 2 हो गया। अब इनकी वैल्यू रख लीजिए, ये 1 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर रख लें, 1 2 3 4 एंड बस यहाँ पर -1 -2, और x में अगर माइनस होता तो यहाँ होता। क्लियर है। तो अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर पहला देखना है, ये वाला देखिए पहले। ठीक है, यहाँ चलेंगे, पहले इस लाइन को देखेंगे, फिर इसके बाद इसको देखेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। x की वैल्यू जब 0 होती है तो y की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। x की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर है 0, तो y की वैल्यू क्या है, 4। ठीक है, तो ये यहीं रहेगा। ओके, ये चीज। अब जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है, तो इनके बिल्कुल सामने लेके आओ। इसके सामने यहाँ पॉइंट आएगा, इसके सामने यहाँ पॉइंट आएगा। क्लियर है। तो इसको कह देंगे कि ये कौन सा है, x और y यहाँ होते हैं,
पहला होता है कोऑर्डिनेट, अगर देखेंगे तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 1, 2, ठीक है, ये हो गया। एंड इसके बाद अब जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, ये हम पॉइंट वहाँ पर देखना है। अब यहाँ पर देखते हैं सेकेंड वाले में, ठीक है। सेकेंड वाले में देखेंगे कि जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 7, कुछ नहीं हो सकता। एंड अब देखेंगे x की वैल्यू y की वैल्यू -1 तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -1 एंड x की वैल्यू 5, तो यहाँ पर पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा हमारा, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। चलो अब जब y की वैल्यू -2 है तो x की वैल्यू 3, जब y की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2 तो x की वैल्यू 3, तो ये पॉइंट कहाँ आएंगे, यहाँ आएगा, ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो कोऑर्डिनेट लिखते जाइए, ये क्या है, ये 5, -1 एंड ये 3, -2, क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, यहाँ पर एक सेकंड रुकिएगा, अब यहाँ पर आपको करना क्या है वो चीज़ देखिए, एक सेकंड रुकेंगे। तो देखिए यहाँ पर कि ये जैसे पॉइंट हमारे बन गए, क्लियर है। अब ये पॉइंट बनने के बाद अब क्या करना है, अब आपको ये पॉइंट्स को देखिए आप, जैसे ये देखा हमने, ठीक है। अब ये पॉइंट्स के सीधे सीधे आपको लाइन खिंचाना है इससे, ठीक है। तो अब ये पॉइंट कहाँ जा रहा है, ये पॉइंट आप देखेंगे ये इस तरीके से यहाँ, क्योंकि देखिए हमें लाइन खिंचानी है, लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये लाइन ऐसे ड्रॉ करेगी और इस पॉइंट पे आएगी, क्लियर है, ठीक है। लाइन आप भी खिंचाइएगा, तो आप स्केल से खिंचाएंगे तो समझ में आ जाएगा। एंड इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो गया, 0,4 पॉइंट हो गया, ठीक है, 0,4 है कि नहीं है। एंड 1,2 ये पॉइंट हो गया, एंड 2,0 ये पॉइंट हो गया, क्लियर है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये हो गया। एंड इसके बाद आप देखेंगे ये वाली में, तो ये वाले में ये लाइन है, ठीक है, ये इससे ये देखिए ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला इससे, और ये पॉइंट ऐसे जाके सीधे ये इससे इस तरीके से मिल जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से लाइन बन जाएगी, ठीक है। ये भी आप ऐसे लाइन खिंचाइए इस तरीके से, क्लियर है। तो आप देखेंगे कि ये वाली जो लाइन है, ये लाइन आपकी कौन सी, ये है, तो आप इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे, इसकी इक्वेशन हमारी थी जब हम y की वैल्यू रख रहे थे, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ओके। तो इसको हमने, ये है हमारी, तो इसमें हम कहेंगे कि ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन है हमारी x - 2y = 7, और ये वाली जो लाइन है, ये लाइन है हमारी ये वाली 2x + y = 4, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर दोनों लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, लेकिन हमें ये चीज देखना होता है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी सॉल्यूशन निकाला करते हैं, तो ये इसका जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन ये होता है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वही उसका आंसर होता है। तो इसमें देखिए ये लाइन में इसमें एक ही पॉइंट ऐसा है जो पॉइंट इन दोनों लाइनों को सेटिस्फाई कर रहा है, वो है 3,-2, ठीक है। अगर आपने इस पॉइंट को दोनों में रखा तो आपकी वैल्यू दोनों में इक्वल टू होगी। कैसे, वो भी हम इसमें जो उत्तर की जांच होती है, जो आंसर होता है प्रूफ करने का, वो भी मैं बताऊंगा। तो इसमें 3,-2 ये क्या होता है, ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 3 है
एंड y की वैल्यू -2 है, दोनों में आप रखो, सेटिस्फाई होगा। जैसे इसमें मैंने रख दिया इक्वेशन फर्स्ट में, तो 2 × 3 प्लस और ये माइनस का हो गया तो माइनस का 2, ठीक है, इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो 2 3 जा 6 -2 4 = 4, सेटिस्फाई हो रहा है ना। ऐसे इसमें रखो 3 -2 इंटू माइनस का 2 तो ये प्लस का हो जाएगा, एंड 2 = 7, तो 2 2 जा 4, 3 + 4 = 7 है ना। तो ये भी 7 = 7 आ रहा है। तो जब भी आपको चेक करना हुआ करे कि भाई कौन सा पॉइंट हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, कि हमने लाइन ही ऐसी ड्रॉ कर दी है, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ये करेगा वो पॉइंट दोनों इक्वेशन में x और y की वैल्यू रखेंगे आप, जैसे मैंने रखा। तो अगर इसमें x y की वैल्यू रखेंगे तो 4 आएगा, यहाँ भी, और इसकी y रखेंगे तो यहाँ भी। तो ये जो सॉल्यूशन है, ये जो पॉइंट है x और y कोऑर्डिनेट के, ये पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद, अब इसमें ये भी था कि जो 3 पॉइंट थे, एक था बाइसेक्टिंग लाइन, है ना, एक होता है बाइसेक्टिंग लाइन मतलब कि इंटरसेक्टिंग लाइन, बाइसेक्टिंग नहीं, इंटरसेक्टिंग, बाइसेक्ट भी कर सकते हैं, इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो अब इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं कि एक लाइन दूसरी लाइन को किसी एक पॉइंट पे क्या करे, कट करे। तो ये कट कर रही है, तो हम कहेंगे कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में जो लाइन है वो कौन सी लाइन है, ये लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब कि इंटरसेक्टिंग मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा करता है। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। अब कभी भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एक इक्वेशन को y = में रख लेना है, एक इक्वेशन को x = में रखना है। ऐसा नहीं करना कि इसी को y के फॉर्म में भी रख लो, इसी के x के फॉर्म में, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। इसके बाद आप क्या करना, 2 ठो आपको ये कॉलम बनाना है, 2 इंडेक्स बनाना है। 2 इंडेक्स बनाने के बाद x y ऐसे लिखना है, फिर y x लिखना है, फिर x की वैल्यू अपने हिसाब से रखना है, 0 1 2 जैसे रख दिया, y की वैल्यू 0 -1 -2 इस तरीके से रखना है, फिर आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे मान लीजिए हम 0 1 2 ना रखें, है ना, हम यहाँ पर 0 1 2 की जगह हम और कुछ वैल्यू रख लें, तो कुछ भी रख लीजिए। जैसे 0 1 2 की जगह आपको रखना है 0 2 4 रखना है, ठीक है, यहाँ भी वही वैल्यू रख लीजिए, ठीक है। लेकिन क्या करना है, 0 से ही स्टार्ट करना है, लेकिन यहाँ पर जैसे आपने 3 और 4 ले लिया तो यहाँ -3 -4 ऐसे करना है, ठीक है, तभी आपसे हो पाएगा। ओके, तो ये चीज समझ में आ गई। तो ये आपका सॉल्यूशन था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी तरीके की देखिए काफी ग्राफ बनेंगे। एक ग्राफ ऐसा होगा कि जैसे एक लाइन ऐसे जा रही है, इसी के पैरेलल लाइन चली जाएगी, तो आप कह सकते हैं कि वहां पर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन तभी होगा जब एक लाइन दूसरे लाइन को कट करे, तभी होगा। अब एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल ही है, कट ही नहीं हो रहा है, तो उन दोनों लाइन के कोई भी पॉइंट मैच नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपका सिर्फ ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसमें जो, अब इसमें 3 मैंने बताए थे, ठीक है। एक था हमारा हमारा प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, है ना, जिसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। तो उसका तो मैंने एग्जाम्पल बता दिया, क्योंकि पता है अगर आपने ये एग्जाम्पल जैसे है तो इसमें क्या होगा कि आपको जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा कि उसमें से जो पॉइंट आपकी लाइन में इंटरसेक्ट कर रही है, 2 लाइन में, वही आपका पॉइंट हो जाएगा। दूसरे में अगर आपका पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन मतलब समांतर रेखाएं हैं, उसमें क्या होगा कि जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन ही नो सॉल्यूशन होगा, उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि जब भाई देखो लाइन जब पैरेलल होती हैं एक दूसरे के,
तो कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इसकी लाइन के पॉइंट और इसके पॉइंट दोनों अलग अलग रहेंगे, कभी नहीं मीट करेंगे, तो उसमें नो सोल्यूशन है। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्या होता है, संपाती, जिसे कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है, और इसमें क्या होता है कि इसमें जितनी भी रेखाएं होती हैं, जितनी भी इसमें पॉइंट होंगे, इसके पॉइंट जितने भी होंगे उतने ही पॉइंट दूसरे लाइन के भी होंगे, और दोनों एक दूसरे को सभी पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। तो उसमें कह सकते हैं कि उसमें सभी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, ऑल सॉल्यूशन, इसमें यूनिक सॉल्यूशन, इसमें नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इतना समझ गए। अब हम इसके बाद अब बात करेंगे बीजीय रेखाएं, सॉरी बीजीय मेथड। अब बीजीय मेथड में भी मैंने बताया है कि आपको 3 मेथड होते हैं उसमें। पहला होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है हमारा विलोपन विधि, है ना, जिसे हम बोलते हैं एलिमिनेटिंग मेथड, और तीसरा होता है वज्र गुणन मेथड, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो तीनों के हम अलग अलग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि उसके तीनों के क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें सॉल्यूशन डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे बीजीय विधि, एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, ये चीज। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें पहला जो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैं एक ले लेता हूं, फिर उससे सॉल्व कर। ये तो नहीं है, दूसरा है ये। बहुत आसान होता है ये मेथड। ठीक है, 7x - 15y = 2 है, एंड एक इक्वेशन है x + 2y = 3 है। ये इतना सिंपल होता है कि कुछ करना नहीं होता है। जैसे हमने अभी उसको भूल जाओ अभी। ठीक है, अभी इसमें बताऊं। जैसे एक इक्वेशन ये है, फर्स्ट है, ये इक्वेशन 2 है। हम फर्स्ट इक्वेशन को क्या करते हैं कि चाहे फर्स्ट इक्वेशन देखो चाहे दूसरे इक्वेशन, इसमें से क्या करना है कि एक की वैल्यू निकालकर, जैसे एक अचर पद है उसको एक साइड लेकर बाकियों को आप दूसरे साइड रख सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया कि x, इसको मैं देखता हूं। ठीक है, x = 3 - 2y, इसको इस तरीके से रखा। अब इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन 3 है, इस इक्वेशन को मैं कहाँ रखूंगा, इस इक्वेशन को इसमें नहीं रखना है। ठीक है, इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। जैसे ही फर्स्ट में रखेंगे तो 7 3 - 2y माइनस का 15y = 2। ठीक है, 7 3 जा 21 -7 2 जा 14 एंड माइनस का 15y = 2। ठीक है,
एंड इसके बाद ये इस साइड जाएगा तो -14 और 15 कितना हो गया 29 हो गया माइनस का, एंड ये 21 है लेकिन उस साइड जाएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा, तो माइनस के 21 में 2 जाएगा तो माइनस का 19 आ जाएगा। क्लियर है? इस माइनस से इस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y 19/29। क्लियर है? अब ये y की वैल्यू 19/29 है। इस इक्वेशन इस y की वैल्यू को आपको करना क्या है, इसमें रख देना है। ठीक है, इक्वेशन थर्ड में, तो x की वैल्यू निकल आएगी 3 - 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 19/29। क्लियर है? कितना आया 3 - 38/29 एंड 29 का मल्टीप्लाई 3 से कर लो, एलसीएम ले लो पहले 29 का, तो ये हो जाएगा 3 9 जा 27 की 7 कैरी 2 3 2 जा 6 7 8। ठीक है, एंड इसके बाद ये 38, तो ये 7 में 8 नहीं जाए 17 में 8 गया तो ये 9 एंड फिर 7 में 3 गया 4 49/29, तो ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप कहेंगे कि x और y की वैल्यू आ गई, मतलब कि x क्या है 49/29 कॉमा ये कितना है 19/29। क्लियर है? अब ये x, y की वैल्यू है, मतलब ये आंसर है आपका। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि ये आंसर यही है? गलत भी तो हो सकता है ना? और ये पता करने के लिए आपको करना क्या है, चाहे आप इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख लीजिए चाहे इस इक्वेशन में रख लीजिए, दोनों इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। चलो मैं इस इक्वेशन को इसमें रख लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो यहां पर जो 3 है तो यहां भी सॉल्यूशन सॉल्व करने में 3 आना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या है 49/29 प्लस 2 इंटू 19/29 इज इक्वल टू 3 आना चाहिए हमारा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 49/29 है प्लस 19 2 जा 38/29 है एंड 29 कॉमन ले लो, तो ये 9 8 कितना हुआ 8 8 16 एंड 17 की 7 कैरी 1 4 3 7 1 8। ठीक है, तो आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 बार में कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा, तो ये भी 3 इक्वल टू 3 आ गया कि नहीं आ गया, तो 3 इज इक्वल टू 3, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके आंसर सेटिस्फाई है और ये हमारा एक आंसर आ गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम बीजीय विधि अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना। इसमें ना तो हमें कोई ग्राफ बनाना है, ना कोई लाइन ड्रॉ करनी है, ना ही हमें इसमें यह बताना है कि ये संपाती है कि बाइसेक्टिंग है कि आपका पैरेलल है। ठीक है, तो ये हमें कुछ बताना नहीं है। तो ये समझ में आ गया। तो ये हमारा जो मेथड है ये प्रतिस्थापन विधि होती है। इस विधि से क्या करते हैं कि x की वैल्यू लेते हैं, उसको y में उसको यहाँ रखते हैं, ऐसे ही जैसे ये मैंने बताया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होती है? ठीक है, तो एक एक विधि को आप देखते जाइए और उसको नोट करते जाइए। ठीक है, यहां पर विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेटिंग मेथड, है ना। इसमें क्या होता है, एलिमिनेट करते हैं, मतलब कि एक जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल को हमें हटाना होता है। वो कैसे हटाते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या होगा कि एक अलग टाइप का क्वेश्चन आता है कभी कभार। ठीक है, मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, उस क्वेश्चन से हम इक्वेशन बनाएंगे।
क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लीजिए कि किसी ने एक स्टोरी बता दी, उस स्टोरी से आपको उन इक्वेशंस को बनाना है, फिर इक्वेशन बनाने के बाद फिर वहाँ पर बोलेगा वो कि आप इसे विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ क्वेश्चन, ठीक है, तो आप भी उस क्वेश्चन को लिखते जाइए। यहाँ पर लिखना है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7, 9:7 है, और उनके बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन, मैं आपको समझा दूंगा। उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है, ठीक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है, ठीक है, ये बचा लेता है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। इतनी तो इंग्लिश पता ही होगी ना कि दो व्यक्ति हैं, जैसे टू मैन हैं, ठीक है, उनकी जो सैलरी है वो सैलरी 9:7 में है, एंड उनके खर्चों का अनुपात, जो वो खर्च करते हैं, वो जो परचेज करते हैं, ठीक है, जो भी वो खरीदते हैं, ओके, तो उनका जो रेशियो है 4:3 है, एंड जो उसमें से प्रत्येक व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति में से प्रत्येक व्यक्ति पर मंथ 2,000 रुपये 2,000 रुपये वो क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, है ना। तो इसको कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। सबसे पहले तो आप देखिए कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। सबसे पहले ये देखिए, ठीक है, 9:7 है अनुपात। मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं जो हमारे, उसमें से जो पहला व्यक्ति है, तो पहले व्यक्ति का अनुपात, पहले माना ऐसे लिखना, माना पहले व्यक्ति की आय मान लो x है, ठीक है, एंड दूसरे व्यक्ति की आय मान लो y है, ठीक है। देन जब ये x है और y है तो आपको पता है कि ये रेशियो क्या है, 9:7 में है, तो 9:7 का मतलब है कि ये पहले व्यक्ति बटे दूसरे व्यक्ति का रेशियो है। तो पहले व्यक्ति की जब आय x है तो पहले व्यक्ति की आय, अब अगर आप देखेंगे तो 9x हुई कि नहीं हुई, एंड दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है, 7 है, 7 रेशियो में है, तो उसकी आय वैसे तो y है, तो 7y हुई कि नहीं हुई। तो आप लिख सकते हैं पहले व्यक्ति को मानकर, पहले व्यक्ति को देखो क्या कर रहा है, पहला व्यक्ति क्या है कि वो 9 है तो 9x कर लो, ठीक है, ओके, एंड उनके जो खर्चों का अनुपात है वो क्या है, 4:3 है, क्लियर है। उनके खर्चों का जो अनुपात है वो 4:3 है। तो यहां पर आपको क्या करना है ना, तो 9x, ओके, यहां पर 9x माइनस, अब 9x है एंड माइनस
-4y। एक सेकेंड, यहाँ पर पहले व्यक्ति की आय x है, ठीक है, एंड दूसरे व्यक्ति की आय भी ये होगी, यहाँ सॉरी, ये पहले व्यक्ति की आय मान लो 7x है, ये चीज़ सही है, एंड दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है, ये 9 होगी पहले व्यक्ति की, एंड दूसरे व्यक्ति की 7x होगी, ये चीज़ सही है। एंड इनके खर्चों का जो अनुपात है वो क्या होगा, इसमें से ये 4:3 है, तो इसमें से 4y, 3y होगा इनके खर्चों का अनुपात, ठीक है। तो पहले व्यक्ति का खर्च यहाँ लिख सकते हैं, पहले व्यक्ति का खर्च मान लो 4x है, एंड दूसरे व्यक्ति का खर्च मान लो 3x है, ठीक है, ये चीज़। तो 3x नहीं, इसमें y करेंगे, y, ओके, ये y हो गया। तो अब देखो क्या करना है, अब उसकी आय मान लो 9x है, जिसमें से वो खर्च करता 4y, तो 9x में 4y को क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि इतना तो उसने खर्च कर दिया ना। और जब इतना खर्च करने के बाद उसके पास कितना रुपए बच रहा है, प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपये बचा रहा है, तो इक्वल टू 2000 बोल सकते हैं, ठीक है, खर्चा करने के बाद। एंड ऐसे ही दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, दूसरा व्यक्ति खर्च कर, उसकी आय 7x है, जिसमें से वो खर्च करता है 3y को, तो भी ये 2000 ये भी बचा लेता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट एंड ये इक्वेशन 2, इतना समझ में आया कि नहीं आया। इसमें से करना क्या कि पहले व्यक्ति की आय 9x है, दूसरे व्यक्ति की आय 7x है, ऐसे ही दोनों में जो खर्च करते हैं, तो मान लीजिए 4y इसने खर्च किया एंड 3y इसने खर्च किया, तो जब रेशियो बनाएंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 4:3 हो जाएगा। इसमें रेशियो बनाएंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 9:7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए आप। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसमें विलोपन विधि निकालना है, एलिमिनेटिंग करना है। तो एलिमिनेटिंग का मतलब होता है कि इसमें से या तो x के जो x के टर्म है उनको गायब कर लो, या तो y के टर्म है उनको गायब कर लो। तो इसमें से हम क्या करते हैं कि इसमें से y के टर्म को गायब करते हैं। अब y के टर्म्स को तभी गायब कर सकते हैं जब इनकी बराबर हों। इसमें से 3 का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो जैसे ही 3 का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट में, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई, कैसे, जो इसमें कॉफिशिएंट होता है उसी का मल्टीप्लाई। जैसे इसमें 4 है तो इस 4 को इसमें मल्टीप्लाई कर, 3 है इसमें तो इस 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या बनेगा हमारा, 3 9 जा 27, -3 4 जा 12y इज इक्वल 3 2 जा 600,000, ठीक है। एंड ऐसे ही ये 4 7 जा 28x -4 3 जा 12y इज इक्वल टू 4 2 जा 8000, ठीक है। एंड जब इसको घटाएंगे, अब एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, इसको घटाना, तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस में हो जाएगा, एंड ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, क्लियर है। जब इनको घटाएंगे तो आप देखेंगे कि 12 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 28x में से 27 घटेगा तो माइनस का बचेगा, माइनस का x बचेगा इक्वल टू 8 में 6 गया तो 2 बचेगा, 2000 बचेगा, लेकिन माइनस का लगा है, माइनस का बड़ा है, इसलिए माइनस का 2000 हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2000 हो गई। लेकिन आप देखेंगे कि x क्या है हमारा, ये खर्च है, तो खर्च निकाल सकते हैं इससे, ओके। तो खर्च देखते निकालते हैं इसमें से, सॉरी खर्च नहीं, इनकी सैलरी निकालते हैं। 9x रेशियो 7x है, तो इसका 9x है, तो 9 और x की वैल्यू 2000 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9 × 2000 हो गई, तो इसकी टोटल मान लो 18,000 हो गई। एंड ये 7x है, तो 7 × 2000, तो इसकी कितनी हो गई, 14,000, ओके। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि इसकी 14,000, इसकी 18,000। तो ऐसे भी इक्वेशन बनाए जाते हैं। और इसी तरीके से विलोपन विधि में क्या होता है कि जो इक्वेशन होती है उस इक्वेशन को आपको बनाना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करके एक
जैसे y को हटाना है तो आप क्या कर सकते हो कि मल्टीप्लाई कर सकते हो कि दोनों में सेम नंबर हो जाए। अब बस आप नीचे के जितनी भी साइन हैं उस साइन को, जितनी भी चिन्ह हैं उन चिन्हों को आप क्या कर सकते हैं, बदल देंगे। ठीक है, अब ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम करेंगे वज्र गुणनखंड, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि बहुत इम्पॉर्टेंट विधि होती है और इसको समझना थोड़ा सा कठिन रहता है, लेकिन मुश्किल नहीं है, बस समझ जाएंगे आप। ठीक है, अब मैं समझा दूंगा, बहुत आसानी से समझाऊंगा मैं। ठीक है, तुरंत समझ जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। ओके, वो क्या याद करनी है, थोड़ा सा आपको वो चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए, लिख लीजिए पहले वज्र गुणन विधि, इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखिए इसमें क्या करना है। इसमें आपके पास दो युग्म होंगे, दो आपके पेयर होंगे। ठीक है, कौन कौन से, रेखीय समीकरण के, एक होता है a1x प्लस b1y प्लस का c1 जो मैं अभी बता चुका हूँ एक बार, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूँ। अब इसमें करना क्या है कि आपको एक चीज़ करना है, जो मैं कर रहा हूँ वही चीज़ आपको हर क्वेश्चन में करना है। अगर वज्र गुणन विधि सीखनी है, आपको ऐसे एक बार करना है, एक बार ऐसे करना है। ठीक है, फिर एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे एंड एक बार ऐसे। क्लियर है? अब क्या करना है, इसको लिखना है x, इसको लिखना है y, इसको लिखना है 1, इतना हो जाएगा। एंड इसके बाद क्या करना है आपको, वो चीज़ समझिए। तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है ये। ठीक है, इसको लिखना है b1, कलर चेंज कर देता हूँ, उसको लिखना है b1, इसको लिखना है b2, इसको लिखना है c1, इसको लिखना है c2। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर इसको लिखना है a1, इसको लिखना है a2 एंड फिर इसके बाद इसको लिखना है b1, इसके बाद इसको लिखना है b2। क्लियर है? इतना आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। b1 b2 इसी को लास्ट में भी लिखना है, c1 c2 और a1 a2 बस ऐसे करना है। क्लियर है? बस इन दोनों को याद रखना है, बाकी ये चीज़ तो आपको याद हो गई होंगी। x y 1 ये भी लिखना है। अब क्या करना है, मैं क्या समझा रहा हूँ वो चीज़ देखिए। अब क्या करना है, x लिखना है पहले ऊपर, अपॉन में नीचे क्या लिखना है, मल्टीप्लाई करना है b1 इंटू c2, ऐसे b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, b2 इंटू c1। क्लियर है? इज इक्वल टू y लिखना है, फिर y में जाना है, c1 इंटू a2, c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1, c2 इंटू a1 एंड इज इक्वल टू ये 1 लिखना है यहाँ एंड ये a1 b2, a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर है? परेशान ये नहीं करना है आपको, अपने आप को दिमाग में ये जोर मत डालिएगा कि इनको मुझे याद करना है। ये आपको याद नहीं करना है, मैं याद करने के लिए नहीं बोलूँगा, ना ही आपसे कहूँगा। सिर्फ आपको समझना है कि ये मैं जो कर रहा हूँ ये आपको बस देखना बस है कि मैं कर क्या रहा हूँ। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में ऑटोमेटिक आपसे बनता चला जाएगा
बस आपको ये याद रखना है कि ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं याद रखनी, ठीक है। आपको सिर्फ ये याद करना है कि ऐसे किया, B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2 ऐसे लिखा एंड x y 1 ऐसे लिखा, बस इसको याद रखना है। और एक चीज़ याद रखना है कि x अपॉन में रहेगा, y अपॉन में रहेगा, 1 अपॉन में, ये याद नहीं करना है, ये बिल्कुल भी याद करना ही नहीं है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन देखिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस का 3y माइनस का 46 इज इक्वल टू 0 एंड एक है 3x प्लस का 5y माइनस 74 इज इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ देखा कि ये जो बना है ये इस तरीके से बना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बना है कि नहीं बना है। यहाँ माइनस है तो आप माइनस का 46 लिखेंगे एंड माइनस का 74 लिखेंगे जब c1 और c2 की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये बनाइए आप, ये आप बनाइए। पहले आपको क्या करना है, क्रॉस करना है। क्रॉस कीजिए इस तरीके से, एक क्रॉस बना, ये बना, ये बना, ये बना एंड ये बना। इसके बिना आप नहीं कर सकते, ठीक है, ये थोड़ा सा करना पड़ेगा। b1 है, अब b1 की वैल्यू क्या है, ये है y के साथ में है तो b1 की वैल्यू 3 हो गई, तो यहाँ आप 3 रख लीजिए, ठीक है। एंड b1 के बाद b2 की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 रख लीजिए। यहाँ c1 c2 रहेगा तो c1 की वैल्यू माइनस 46 एंड c2 की वैल्यू माइनस का 74 एंड यहाँ पर a1 a2 रहेगा तो a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 3 है, ये हो गया। एंड अब यहाँ पर b1 b2 फिर लिखना है तो 3 एंड 5 लिखना है, क्लियर है। इतना करने के बाद यहाँ क्या था, x था, यहाँ y था, यहाँ 1 था, x के अपॉन में लिखना है, क्या लिखना है, इसका मल्टीप्लाई करो। 7 4 जा 28, 8 कैरी 2 7 3 4 जा 12, ठीक है। 3 4 जा 12 की 2 कैरी 1, 3 7 जा 21, 1 1 24, सॉरी 22, ठीक है, माइनस का एंड यहाँ प्लस का रहेगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस आ रहा था तो माइनस और इसमें माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। एंड b2 c1 मतलब कि इसका मल्टीप्लाई करना है, जब इसका तो ये कितना आ जाएगा, 5 6 जा 30 0 एंड 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 एंड वो कितना हो जाएगा 20 एंड 23 हो जाएगा, क्लियर है, ये हो गया। एंड इज इक्वल टू y अपॉन में, अब आपको इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, ठीक है। तो माइनस का रहेगा 2 4 जा 8 2 7 जा 14 एंड ये तो ये देखिए माइनस है और यहाँ घटाया करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 6 जा 12 एंड 3 4 जा 18 एंड 3 4 जा 12 एक 13, ठीक है, तो ये हो गया। ओके, एक सेकेंड, 2 4 जा 8 2 7 जा 14 एंड 3 6 जा 18 एंड 3 4 जा 12 एंड 13, क्लियर है, इक्वल टू एंड 1 अपॉन, अब इसमें तो 5 2 जा 10 एंड 3 3 जा 9, क्लियर है, ये हो गया। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। C1, अरे यार इसका पहले मल्टीप्लाई करना है ना, पहले इसका 3 6 जा 12, सॉरी 3 6 जा 18 एंड पहले इसका करना है तो ये 38 पहले यहाँ आएगा, ठीक है, माइनस का 138 एंड ये प्लस का 148, ये चीज़ ऐसे आनी है, ठीक है, पहले इसका मल्टीप्लाई फिर इसका। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, ये हमारा लास्ट है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है और आलस ना आनी चाहिए भी अभी। अब देखिए यहाँ पर x अपॉन में कितना आ गया, 8 आ गया, इज इक्वल टू y अपॉन में 10 आ गया, इज इक्वल टू 1, क्लियर है।
x की वैल्यू रखोगे तो x इज इक्वल टू, पहले ये रख लो, x की वैल्यू 8 आ गई एंड y की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। ये चीज़ तो समझ रहे हैं ना। पहले ये वाला ले लो, फिर ये ले लो और इसके साथ ये ले लो, ठीक है, इक्वल कर लेना। तो x की वैल्यू 8 आ गई और y की वैल्यू 10 आ गई। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे ये सही है, तो आप रख सकते हैं x की वैल्यू 8, तो ये 8 2 16 एंड प्लस y की वैल्यू 10, तो ये हो गई ये 30, ठीक है, ओके। और ये 46 यहाँ ले जाओ, या तो यहीं रहने दो, माइनस का 46 इज इक्वल टू 0 है, 0 आना चाहिए। तो 16 और 30 46 एंड माइनस का 46 इक्वल टू 0, तो ये 0 इज इक्वल टू 0, मतलब ये हमारा सही है। तो ये होता है हमारा वज्र गुणन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, वो सॉरी मेथड। क्लियर है? तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। यहीं से हम क्या करेंगे, एक लेक्चर लेंगे, उसी लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट करा देंगे, दूसरे लेक्चर की टेंशन न रहे, ठीक है। अब इसके बाद जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसका कहेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझेंगे। ये अभी हमारा क्या था, क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण के बारे में समझेंगे। ये हमारा रैखिक था, रैखिक में एक होता है सबसे बड़ी घात, द्विघात में 2 होती हैं, फिर त्रिघात में, ठीक है, वो से क्यूबिक बोलते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को भेजिए, अपने क्लासमेट्स को भेजिए, ठीक है। और अगर जो बड़ी क्लास में पढ़ रहे हैं, जैसे बीएससी हो गया, एमएससी हो गया, इंटर हो गया, फर्स्ट ईयर हो गया, तो उनकी भी वीडियो मैं पढ़ाता हूँ, उनकी भी मैथ में पढ़ाता हूँ, वीडियो डालता हूँ। तो आप क्या कीजिएगा, जो आपके रिलेटिव्स हैं या तो फ्रेंड हैं या तो आपके कोई भी पड़ोसी हैं, वो अगर पढ़ते हैं तो उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी पढ़ सकें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।